बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आपने मुझे देख के बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मुझे आज बहुत सर्दी लग रही थी। आज वाकई में सर्दी है, और वैसे तो सर्दी है लेकिन वो एक कम ज़्यादा वाला फैक्टर होता है ना, कि किसी दिन ज़्यादा सर्दी होती है, किसी दिन थोड़ी सी कम होती है। कल धूप निकली हुई थी लेकिन सर्दी थी। आज पता नहीं धूप और बादलों का कोई मिला जुला सिस्टम चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन स्टिल जी बी सेफ। उम्मीद करते हैं कि आप इस वेदर को एंजॉय करे होंगे और आपकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सेहत ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, उसका आपके मूड, आपके काम, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ सब पे बड़ा असर होता है। और ज़ाहिर है अच्छे मूड के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ जब आप लोगों से मिलते हैं, काम पे जाते हैं, तो इर्द गिर्द वाले लोग भी अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि अगर आप मेरी तरह सुबह बुरे मूड के साथ उठेंगे तो आप लोगों का दिन भी ख़राब करेंगे। मेक श्योर करें कि आप अपना दिन भी अच्छा रखें और लोगों का दिन भी अच्छा करें, ये बड़ा ज़रूरी है आजकल के दौर में। अच्छा जी, हम जो कि ख़बरें आपको सुबह सुबह बताते हैं और पता नहीं क्या चल रहा है जी, समझ नहीं आ रही। आ रही है हमें समझ के क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है। और वो समझ इस सूरत में नहीं आ रही है कि एक रोज़ पहले बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद, हुकूमती रद्द-ए-अमल के बाद ऐसा लग रहा था कि जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात हैं उनका दी एंड हो गया है। मगर गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत करते हुए दोनों मुतालबात को तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दे दी। मगर प्राइम मिनिस्टर के जो मुशीर बराए सियासी अमूर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई का रियासत, इदारों, हुकूमत के सरबराहों से मुतल्लिक मौक़िफ़ है वो सबके सामने है और पीटीआई की पूरी कोशिश है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान मौशी तौर पर तरक्की ना कर सके, ऐसा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। दूसरी तरफ जी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कुछ कह लें दूरियां बढ़ी हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत से इख्तलाफ करते हुए इस मरतबा ज़्यादा जो कह लें जारहाना स्ट्रैटेजी या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मरतबा बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि वो मुमकिन तौर पर अपनी इत्तेहादी हुकूमत बनाने की सलाहियत भी रखती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने दावा किया है कि हुकूमत पर जो सियासी बादल हैं, स्याह बादल हैं सॉरी, वो मंडला रहे हैं और अगले 2 माह उनकी बका के लिए बहुत अहम है। नून लीग ने जी पीपल्स पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी को पूरा करने के लिए 20 जनवरी तक का वक्त मांगा है। और अगर पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी भी हुकूमत की मुखालफत करती है तो फिर क्या होगा इस मुल्क में, क्योंकि फिर जो मुस्लिम लीग नून है जो इस वक्त हुकूमत में भी है, मेजॉरिटी उनकी, और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आए रोज़ हम देख भी रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट बंदिश का मामला हो, दीगर मामलात हों, उस पर नबील गबोल साहब हों, शाज़िया मरी हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, सब बहुत खुलकर एतराज़ात भी कर रहे हैं, सवालात भी उठा रहे हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा जी? और ये जो मुज़ाकरात वाली एक चीज़ है, इस पे अब जो बानी पीटीआई की तरफ से तहरीरी तौर पर मुतालबा जमा कराने के हवाले से कहा गया है, इस पे हुकूमत क्या कहती है, इस पे हम तज्ज़िया ले लेते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और पहले हमें लग रहा था कि जी तहरीरी तौर पर जो मुज़ाकरात की या मुतालबात ना देने की सूरत में जो रद्द-ए-अमल आ रहा था मुख्तलिफ जगहों से, क्या आप समझते हैं कि अब ये तहरीरी तौर पर मुतालबात देने के बाद, जिसका बानी पीटीआई ने कह दिया है, क्या मुस्तकबिल होगा इन मुज़ाकरात का? देखिए अर्मिला, बात ये है कि ये मुज़ाकरात अभी भी इंतहाई मैं ये समझूंगा बेयकीनी का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये नज़र आ रहा है कि हुकूमती कमेटी या हुकूमती अरकान जो हैं उनके पास खुद कोई इख्तियार नहीं है फैसला साजी का। यानी देखिए, एक इनका मुतालबा जो हुकूमती कमेटी का था पिछली मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद, वो ये था कि जी इनकी रेगुलर बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करवाई जाएगी।
और उसके हिसाब से वो हिदायत लेके तो उसके मुताबिक जो मुज़ाकरात हैं आगे बढ़ाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी टीम जो है वो मुलाकात के लिए कहती रही और खुद हुकूमत जो है वो मुलाकात कराने में मैं सही कहूँगा तो बेबस नज़र आई। सो ये एक बड़ा एक अहम सवाल है। दूसरी बात ये है कि बार-बार एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये कि क्या हुकूमत के पास इख्तियार है या हुकूमत क्या कुछ दे सकती है? देखिए, मुज़ाकरात तो वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ कुछ ले और कुछ दो के मामलात हों। कहीं पर अगर पीटीआई को लचक दिखाती है तो दूसरी जानिब हुकूमत की भी पोज़ीशन होनी चाहिए कि वो पीटीआई की कोई सियासी क़यादत को फ़ौरी तौर पर रिहा कर सके। अगर इमरान खान साहब नहीं तो जो निचले दर्जे की क़यादत है, जो पंजाब में हैं या जहाँ पर भी हैं, उनकी रिहाई का भी कुछ करे। सो दोनों जानिब से जब तक एतमाद साज़ी, जब तक कोई ऐसे इक़दामात नहीं होंगे जिससे ये नज़र आए कि दोनों मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए ना सिर्फ संजीदा हैं बल्कि दोनों के पास अपने-अपने तौर पर मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का इख्तियार भी है। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर हर जगह सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ मुज़ाकरात कर रही है? अगर एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ कर रही है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से ही पूछ कर वो सारे इक़दाम करेगी और यही वो बात है जिसका जो है वो पीटीआई बार-बार सवाल उठाती है, अवाम के अंदर भी सवालात उठते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि अब वक़्त आ गया है कि खुद जो हुकूमत खुलकर जो है वो अपना मैं कहूँगा कि एतमाद साज़ी के लिए और अपनी जो अथॉरिटी है उसको दिखाने के लिए मुलाकात के लिए हवाले से भी और मुज़ाकरात में कामयाबी के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ बनाए। वरना बिल्कुल ऐसे ही है, फिर एक आध ट्वीट आएगा खान साहब की तरफ से और मुज़ाकरात की जो है वो बेनतीजा होने पर एक तरह से अच्छा, ये जो कन्फर्म हो आपने जाएगी। ट्वीट का डॉक्टर साहब जिक्र किया, अब इस ट्वीट्स के हवाले से भी बहुत एहतजाज किया है उन्होंने और इस पे कंसर्न शो किया। इनफैक्ट एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी कि अरब ममालिक से मुतालिक जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ जिसकी दो के बानी पीटीआई ने खुद कह दिया है कि हम भी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मुख्तलिफ जो सरबराहान के हवाले से हुकूमत जो कंसर्न उठा रही है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है और मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर वो हमें नज़र आता है, चाहे वो अमेरिका हो या अरब ममालिक हो। आप समझते हैं कि ये भी एक फ़ैक्टर है क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत जो है ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात है, हम दीगर जगहों पे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर दौरे भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। एक जानिब तो ये तासुर है कि हुकूमत इस मुज़ाकरात पर आमादा ही इसलिए हुई कि वहाँ पर उस पर एक बैनुल-अक़वामी दबाव है। चाहे वो अमेरिका में आने वाली तब्दीली के हवाले से हो, चाहे वो 20 जनवरी तक सदर ट्रंप की सदारत संभालने के हवाले से हो या और हवाले से हो। तो दूसरी जानिब ये है कि हुकूमत अगर ये कहती है कि जी वो जो बानी पीटीआई हैं या पीटीआई जो है वो इस तरह की तनकीद ना करे तो जो मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ हो उसके ऊपर तो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई को ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत का जो मैं बदकिस्मती कहूँगा कि जो गंद है वो हम बाहर तो नहीं हम धो सकते, या वो अंग्रेज़ी में जो मुहावरा है कि डर्टी लॉन्ड्री हम बाहर तो नहीं अपनी वॉश करेंगे। तो यही हवाला है, इस हवाले से तो पीटीआई को एहतियात भी करनी चाहिए और ख़ुद इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ भी ठीक है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये जो तासुर है कि पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात पर हुकूमत की आमादगी है, इसकी बुनियादी वजह यही है। खुद हुकूमत चाहती है कि बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव आए और ये तासुर आए कि हुकूमत ने किसी दबाव के तहत आकर बानी पीटीआई को रिहा किया है या पीटीआई की लीडरशिप को रिहा किया है, वो ये तासुर देना चाहते हैं कि खुद हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में ये रिहाई या जो भी आगे का लाइहा अमल है तय पाया गया है। ये तासुर की जब डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, लेकिन तासुर तो ये भी जा रहा है क्योंकि हम सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भी मैं कल कोट कर रही थी कि वो बार बार कह रहे हैं जी कि हमें तो जो ऑर्डर आएंगे हम उसी के मुताबिक मुज़ाकरात को आगे लेके चलेंगे। फिर तासुर तो इससे भी मुज़ाकरात को लेके बड़े कंसर्न्स या सवालात उठते हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी उस मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे जहाँ पर ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कह रहे हैं, जिसका असद कैसर साहब ने भी जिक्र किया है। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से और खुलकर इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, आप समझते हैं फिर ये तासुर भी किसी तौर पर ठीक नहीं होगा? देखिए, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है, ये हुकूमत की तरफ से एतराफ़ है अपनी कमज़ोरी का, अपनी बेबसी का। अच्छी बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, अपोज़िशन हो,
पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए अगर मिलकर इकट्ठे होकर स्टेबिलिटी लाने के लिए अगर वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं हुकूमत की जानिब से, चाहे वो इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट हो, राना सनाउल्लाह साहब की इशारे कनाइयों में बात हो, या तारिक साहब की बात हो, उन सब की तरफ से ये एतराफ़ करना कि वो एस्टेब्लिशमेंट या किसी तीसरी कुव्वत के कहने पर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, या उन्हीं की जो मदद है उसी के साथ ही मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि खुद हुकूमत की जानिब से अपनी अथॉरिटी ना होने का एतराफ़ है। और अगर इतनी ही सूरत हाल है तो फिर तो हमें वो पीटीआई की जो माजी में बात है वो ठीक नज़र आती है, जिसमें पीटीआई बार बार कहती थी कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते कि ये बेइख्तियार हुकूमत है और मुज़ाकरात तो सिर्फ उसी से करेंगे जो असल ताकत का महवर है। तो इस हवाले से तो फिर पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। सो इसको मेरा ख्याल ये है कि खुद एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि इस अंदाज में हुकूमत खुद अपनी कमजोरी जाहिर करे, और दूसरी जानिब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट बहरहाल एक हकीकत तो है, और उस हकीकत का मैं समझता हूँ कि अच्छा पहलू ये होना चाहिए कि इस मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए अगर एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है तो वो ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, और किसी भी हालत में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और पाकिस्तान की भलाई के लिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए अगर एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है तो मौजूदा हालात में पाकिस्तान की सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अगर इस तरह का आता है तो इसमें मौजूदा हालात में कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक हो गया। कल डॉक्टर साहब मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं, कल वो सरगोदा में मेरे ख्याल से एक तकरीब से ख़िताब कर रही थी, जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात में जिन मुल्ज़िमान को सज़ा हुई, जिसमें हसन न्याज़ी भी हैं जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं, और उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, उनके हवाले से भी बात की, और फिर उनके वालिद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का भी उन्होंने जिक्र किया। और कल रात को ही हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब एक टॉक शो में बैठे थे और बड़े अफसोस का इजहार कर रहे थे वो इस बात पे। जब एंकर ने उनसे सवाल भी किया तो उन्होंने कहा जी कि शायद वो 10 साल जो सज़ा दी गई है हसन न्याज़ी को, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी अपनी उस बात में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत वज़ीर आला कई जगह के ऊपर और ख़ुसूसन इस तरह के मामले के ऊपर चीफ मिनिस्टर को इस अंदाज में कमेंट नहीं करना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि अभी मिलिट्री कोर्ट के जो डिसीजन है उसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। क्या मिलिट्री कोर्ट कानूनी है, क्या उनको सज़ा देने का इख्तियार है, नहीं है, और क्या उनकी सज़ा के अंदर जो फेयर ट्रायल है वो है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक बाप का लिए कितनी परेशानी, मैं समझता हूँ कि उनके वो ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात होती है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने तो हमेशा मैं समझता हूँ कि एंटी पीटीआई रहे हैं, इमरान खान के मुखालिफ और बड़े नाकिद रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनके बेटे ने अपनी नज़रियात के हवाले से पीटीआई का साथ दिया तो उसके अंदर बाप बेटे को इस अंदाज में एक ही जगह पर तनकीद का निशाना बनाना जो है वो मैं समझता हूँ कि बिलो द बेल्ट है। और इस तरह की जो सियासत या इस तरह के जो बयानात होते हैं उससे मीडिया के अंदर और मीडिया के जो लोग हैं उनके अंदर एक बेचैनी फैलती है। मेरा ख्याल ये कि बहैसियत वज़ीर आला उनको एहतियात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उनके जो बयान है उससे इनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आप अपनी पॉपुलैरिटी को मज़ीद ख़राब करते हैं इस तरह के बयानात देके। इससे बहुत बेहतर है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को जस्टिफाई ना करें जिसका आपके पास इख्तियार नहीं या जिसको आपके पास जिसका इल्म नहीं है। सो मेरा ख्याल ये है कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का इसके ऊपर दुख का इजहार करना जो है वो एक नेचुरल चीज़ थी, और उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने बिल्कुल एक बाप की हैसियत से दुख का इजहार किया, जबकि वो खुद पीटीआई के बहुत बड़े नाक़िद हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने अब जो के लिए ना थोड़ी जारहाना स्ट्रैटेजी या मौक़िफ़ अपनाया है मुस्लिम लीग नून को लेके। हमने देखा बिलावल ने इंटरनेट वाले मामले पे किया, फिर एक वजारत के मामले पे शाज़िया मरी साहब का स्टेटमेंट आया, फिर नबील गबोल साहब ने कहा कि ये तो बेवफाई करते हैं। आप तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है पीपल्स पार्टी, और जो नंबर गेम के अगर हमारे से देखें तो मुस्लिम लीग नून चैलेंज का शिकार हो सकती है अगर ये बैकआउट कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को राज़ी रखना कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब?
अरमिला देखिए हम तो ये सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो ऑलरेडी नॉट अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट, मतलब हाँ। इवन पार्लियामेंट के अंदर भी पीटीआई की जो सीटें थी, नशिस्तें थी कौमी असम्बली में, वो नून लीग से ज्यादा थी। सो पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग का हुकूमत में रहना या हुकूमत को कायम रखना तो नामुमकिन है। और इसी हवाले से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से गाहे बगाहे तहफुजात का इजहार किया जाता है। खुद गवर्नर पंजाब बड़ा खुल के कह चुके हैं कि ना तो उनके साथ कोई मुशावरत हो रही है और पीपल्स पार्टी को मुसलसल पंजाब में दीवार से लगाया जा रहा है, और दूसरी जानिब ये कि पीपल्स पार्टी को कोई स्पेस नहीं दी जा रही। ये वो सारी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी का वर्कर, पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही है, और वो ये समझती है कि हुकूमत का साथ देने की वजह से पीपल्स पार्टी को मुसलसल सियासी तौर पर अवामी मकबूलियत के हवाले से बहुत नुकसान हो रहा है। और इसीलिए गाहे बगाहे जो है वो इस तरह के बयानात आते हैं, कराची से लेकर पेशावर तक, जहां जहां पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो अपने तहफुजात का इजहार कर रही है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को अपना लायहा अमल जो है वो फौरी तौर पर बेहतर करना होगा अगर उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत के पास खुद जो बैसाखियां हैं, वो हुकूमत को ऐसे लग रहा है जैसे उन्हीं बैसाखियों ने सारा कुछ इसको बचा के रखना है। वो जो ये तासुर दिया जा रहा है खुद जावेद लतीफ साहब की तरफ से और बहुत सारी और जो नून लीग की लीडरशिप है कि जी इनको हुकूमत तो जबरदस्ती दी गई है, तो जबरदस्ती की चीज से शायद खुद भी वो ये समझते हैं कि जिस अंदाज में हुकूमत मिली है इस अंदाज में ही चलती रहेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी को साथ रखना इंतहाई जरूरी है, वरना तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर कमेंट कर रहे थे और उनके मुताबिक स्टेबिलिटी आना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए इन मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना भी लाजमी है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हमने अद्वियात के महंगे होने के हवाले से कल भी बात की थी और कल हमने आपको लाहौर की सूरत हाल बताई थी। मुल्क भर की तरह जी कराची के अंदर भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने नाजायज़ मुनाफा कमाने वालों की हवाले से और की गर्ज से अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया, जिससे अवाम खासी परेशान है और मुश्किलात का शिकार भी हमें नज़र आ रही है। कराची में जी अद्वियात के हवाले से क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद है। जी मुजम्मिल बताइएगा। जी अरबला, हम बारहा आपको रिपोर्ट करते रहते हैं कि शहर कराची में जो हॉस्पिटल्स हैं या जो इलाके हैं जहाँ पे मेडिकल स्टोर्स हैं ज़्यादा, वहाँ पर जो है आए दिन हम देखते रहते हैं कि जो तिमारदार जो मरीज़ों की अद्वियात लेने आए हुए होते हैं वो और जो मेडिकल मालकान हैं उनके दरमियान आए दिन हम झगड़ा देख रहे होते हैं कि वहाँ पर जो है वो चपकलिश चल रही है, बातचीत जो है वो मार तक बात आ गई है। उसकी वजह यही होती है कि हर 2 रोज़ बाद जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जो नॉन एसेंशियल दवाएं हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और एसेंशियल दवाएं तो है ही महंगी, उनकी कीमतों में तो पहले ही बहुत दफ़ा इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए, इस वक्त हम मौजूद है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के बाहर। यहाँ पे बड़ी तादाद में मेडिकल स्टोर्स मौजूद है। इन मेडिकल स्टोर्स में जो मनमानियाँ हैं वो मेडिकल स्टोर मालकान की वो उरूज पर है। ये अपने मन माने नरखों पर अद्वियात देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो आए हुए होते हैं जो दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनको इतना आइडिया भी नहीं होता है कि अद्वियात की कीमतें चेक करनी है या नहीं करनी। वो अगर उनको एक स्ट्रिप चाहिए तो वो अपने हिसाब से पैसे लगाकर उनको देते हैं। गरीबों का यही मसला है कि उनको जब यहाँ इमरजेंसी में कोई दवाई चाहिए होती है तो वो बस आते हैं और पर्ची देते हैं और दवाई लेके चले जाते हैं। मसला ये है कि जब से रैप ने जो है वो एक्शन लेना छोड़ा है, जो रैप की जो कार्रवाइयाँ हैं वो देखने में नहीं आ रही हैं, उसके बाद से अद्वियात की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कुछ हमने दिसंबर में भी आपको रिपोर्ट किया था कि तकरीबन दवाओं की कीमतों में 100% इजाफा हुआ है और आज भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो दवाएँ पहले जो है वो
1000 रुपये की आती थी, अब वो 1800 से 2000 रुपये की आ रही हैं। आम मरीज़ों से जो हमारी बात हुई है, जो तिमादा या अद्वियात लेने आते हैं, उनका कहना यही है कि जो दवाइयाँ हम 10 दिन की या 15 दिन की पहले हम ख़रीदते थे, अब वो हम 1 या 2 दिन की दवाई उन्हीं पैसों में ख़रीद रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी बात हुई, हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी लिया था, जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट को, तो उनका कहना यही था कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करें और ड्रैब के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करते हुए दवाइयाँ मार्केट में सप्लाई करें, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, जो खरासिन में एक्टिव है, पूरे पाकिस्तान की है, वो लोग, उनका कहना भी यही है कि हमारे पास जब अद्वियात पीछे से नहीं आती हैं, अद्वियात की जो किल्लत है वो उसके महंगे होने का सबब बनती है। और सबसे अहम मसला ये है कि जब से अद्वियात की जो नॉन एसेंशियल अद्वियात है, जब से उनको डीरेगुलराइज किया गया है, तो उसकी कीमतों में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। अब मेडिकल, अगर इस हवाले से हम मेडिकल स्टोर मालकान से बात करते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो नॉन एसेंशियल मेडिसन है, वो जो लोगों की रूटीन में आ चुकी है इस्तेमाल करना, वो अद्वियात जो है लोग माहाना मंथली बेसिस पे ख़रीदते हैं। मंथली बेसिस पे ख़रीदने से ये होता है कि जो बंदा पहले दवाई 10,000 से 15,000 रुपये की माहाना ख़रीदता था, अब उसके वो जो बजट है वो आउट जा चुका है। अब वही दवाइयाँ जो है वो 10 से 12 दिन की आ रही हैं। इस वक्त अगर बात की जाए ओवरऑल कराची की, तो जितनी भी यहाँ पे होलसेल मार्केट है मेडिसन की, वहाँ की बात कर लें, ये जो इलाकों में मेडिकल स्टोर खुले हैं उनकी बात कर लें, हर जगह पर पहली बात तो ये है कि बहुत सारी जो एसेंशियल दवा मेडिसिन है वो मिलती नहीं है। अगर वो मिलती है तो वो मनमाने निर्खों पे दी जाती है। जो मामला है वो मैंने आपको बताया कि वो ड्रैब का जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन है उनको डीरेगुलराइज करने का, जब से नॉन एसेंशियल मेडिसिन जो है वो डीरेगुलराइज हुई है, उस वक्त से मेडिसिन की कीमतों में जो है वो इस्तेकाम नहीं आ सका है। आए दिन रोज़ बरोज़ जो है अद्वियात की कीमतें महंगी होती जा रही हैं। जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, ये मैं आपको रोज़ बताती हूँ, और अपने शो में तो हम कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान की खूबसूरती को ज़रूर डिस्कस करें। तारीख़ी विरसा हो, सकाफ़त हो, इसके हवाले से हम बड़े रिच कंट्री है, और यहाँ की जो सियाहती मकामात हैं वो आलमी सतह पर भी बहुत बेशुमार अहमियत के हामिल भी हैं। जो जनाब अमेरिका का मशहूर, आपको पता है, नशरियाती इदारा है CNN, उन्होंने पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को 2025 के लिए बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल किया है। और ये इस बात की ज़ाहिर है सबूत है कि हम आज से हमारे जो सियाहती मकामात हैं उनको आलमी सतह पर रिकग्निशन और तस्लीम किया जा रहा है। इनफैक्ट गिलगित बल्तिस्तान जी जो कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है, अपने बुलंद पहाड़ों के हवाले से दिखाया जाए आपको, खूबसूरत वादियों का हम जिक्र करेंगे, कुदरती मनाजिर का जिक्र करेंगे। इसकी वजह से डेफिनेटली एक जन्नत की सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते भी हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जी, यहाँ का सफ़र ना सिर्फ मुहिम जोई का गैर मामूली तजर्बा है, बल्कि इस खत्ते की सैर करने वालों को, सयाहों को दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों का नज़ारा भी मिलता है, जिसमें K2 भी शामिल है, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ भी है। आपको पता है पाकिस्तान की जो सियाहत है, हम हमेशा बात करते हैं, इसमें बहुत पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को क्या हम ठीक तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और मज़ीद कहाँ हम बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हमारे सामने मौजूद हैं जो टूरिज़म की तौर के ऊपर अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करती हैं, और हम तो माशाल्लाह कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है। सो आज हम इस हवाले से बात करेंगे, और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, नासिर इकबाल साहब हैं, जो कि टूर गाइड भी हैं। अपनी इनकी एक ट्रैवल गुड वे ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से एक कंपनी भी चलाते हैं, और ये बेसिकली तो ये टूर गाइड है, और ये यहाँ पर जब लोगों को लेकर जाते हैं, हम इनसे इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा जो ये खूबसूरती रोज़ देखते हैं, आज हम अपने शो पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस खूबसूरती को दुनिया को दिखाने के लिए हम क्या बेहतर इक़दाम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इधर मदऊ करने के लिए मुझे, और ये वाकई बड़ी खुशाइन बात है कि CNN ने हमें जो टॉप 25 कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल किया, जिसमें हम 90 नंबर पे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो ये एक बड़ी एक डाइवर्स लैंडस्केप लैंड है,
जिसमें जो 3 पहाड़ी सिलसिले हैं जो दुनिया के बड़े हैं, जिसमें कराक्रम है, हिंदू कुश है और हिमालय है जो यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें आप जो इसकी ब्यूटी है उसमें कोल्ड डेजर्ट्स हैं, हमारी जो वैलीज़ हैं, हुंजा वैली, स्कर्दू, और इसमें इंटरनेशनली तो ये लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं जो हमारे पास टूरिस्ट आते हैं। तो एक इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको हम बेहतर बनाने के लिए हमें बस थोड़ी सी, जो मैं चाह रहा हूँ जो हमारे टूर गाइड्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में इसको एज ए एकेडमिकली एक डिग्री के तौर पे लिया जाता है एज ए टूरिज़म को। तो पाकिस्तान में भी कुछ टूर गाइड के लिए एक होने चाहिए जिसमें उसको एटलीस्ट जो एक हमारा मास टूरिज़म है, एक टूर मैनेजमेंट है कि हमने किस तरह उन चीज़ों को लेके जाना है और उसको इस तरह उसको अच्छा, किया जा सके। मुझे थोड़ा सा अब बताएं कि बेसिकली जिन हम सियाहती मकामात का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आपने हुंजा, स्कर्दू, इन सब चीज़ों की बात की है, जब आप एंटर होते हैं, जाहिर है जब आप गिलगित बल्तिस्तान की उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप क्या समझते हैं जी हमें वहाँ से इस तरह की फैसिलिटीज़ सियाहों को देनी है टूर गाइड्स के अलावा भी? क्योंकि जाहिर है हम वहाँ पे जो सिस्टम्स देखते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब भी एज अ टूरिस्ट हम भी कहीं जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया एज अ टूर गाइड? अच्छा, उसमें कुछ हमारे एंड पे भी होता है क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं होती जो हमें बड़े सिटीज़ में जस्ट लाइक लाहौर, इस्लामाबाद में मिलती हैं। तो वहाँ ज़ाहिर बात है कि आप उसमें एक चीज़ों को एज ए एडवेंचर के तौर पे लेके जा रहे होते हैं। तो हमें थोड़ा सा उसके एक वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि मास टूरिज़म, हमें उसकी कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले हम देखते हैं कि उधर की होटल्स की पोटेंशियल्स क्या है, वहाँ पे टूरिस्ट का कितना रश है। ये एक दो चीज़ें हमें उसको प्री बुकिंग सारा कुछ एक प्री हमारा वर्क करके ही उधर जाते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया हो सके भी वहाँ पे ऑलरेडी क्या ट्रैफिक का फ़्लो है, ताकि हमारा कोई भी एक डिज़ास्टर की तरफ वो चीज़ें ना जाएं। ठीक है। उसमें कुछ अदारे हैं जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म के डिपार्टमेंट है, और कुछ हमारे वेदर को हम देखते हैं। तो ये चीज़ें एक हम पहले से ही उसको थोड़ा सा प्री मैनेजमेंट कर लें तो इज़ अ बहुत एक वंडरफुल ट्रिप में इसको अच्छा, टूर गाइड कितने हैं आपके जो आप कह रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए? क्या वहाँ के मकामी लोग होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उसके अलावा भी लोग वहाँ पे एज ए टूर गाइड काम कर रहे हैं? अच्छा, इसमें टूर गाइड एक हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट सर्विसेज है जो एक लाइसेंस इशू करता है। ठीक है। लेकिन वो लाइसेंस एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन पे आपको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन एज़ कंपेयर अदर कंट्रीज़ आप टर्की ले लें, मलेशिया ले लें, वहाँ पे कोई एक 6 मंथ का या 4 मंथ का एक प्रॉपर एक कोर्स होता है। उसके बाद वो आपको एकेडमिकली आपको वो उसमें पास या फेल करके उसके बाद ही होते हैं। पाकिस्तान में मैं यही चाह रहा हूँ कि आप कोई भी टूर गाइड है उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें उसको मास टूरिज़म का पता होना चाहिए, टूर मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो मेरे ख्याल हमारे सिंपल वैसे भी पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 80% ऐसे टूर गाइड हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, कोई भी आप टूर गाइड हायर करें तो एटलीस्ट उसका एक लाइसेंस चेक करें, ये एटलीस्ट वो इसमें किसी अदारे से एफिलिएटेड है या नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वैसे। और आपको पता है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एज अ टूरिस्ट जब आप कहीं जा रहे होते हैं, इन साइट्स को देख रहे होते हो, तो आपका टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि हाउ दैट टूर गाइड इज़ गाइडिंग यू द होल टूर, वो आपको कैसे दिखा रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस खुद भी की। हमारे यहाँ टूर गाइड्स को इन्फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में भी वो रहते हैं और सियाहों को भी बता रहे होते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसी कहानियाँ जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। ये फैक्टर क्या वाकई मेरी ऑब्जर्वेशन है या होता है? नहीं, ऐसे होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर हम टोटल कल्चर पे बात कर रहे हों या हिस्ट्री पे या लैंडस्केप पे बात कर रहे हो तो वो टूरिस्ट बाज़ दफ़ा वो बोरिंग फील कर रहे होते हैं। तो हमें थोड़ी सी एक स्टोरी टेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग आल्सो, कि हमें उसको थोड़ी सी एक स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है आप उसको टोटली गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको कुछ वही मैं अर्ज़ कर रहा था, ट्रेनिंग होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट उसकी रोड्स की लेंथ और जो माउंटेन्स आप उनको दिखा रहे हैं उनकी हाइट्स, वो सारा कुछ एक प्रॉपर पता होना चाहिए।
अच्छा मुझे बताइएगा नासिर साहब, हमारे यहाँ जब भी इवन तारा साहब भी जब टूरिज्म के हवाले से बात करते हैं और सारी चीज़ें, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेस की जाती है वहाँ के मकामी लोग जो बाद में करते हैं कि लोग वहाँ उनकी प्रिवेसी में इन्वेट करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ख़राब करते हैं, उसके साथ साथ गन फैलाना, उस जगह को गंदा करना, कूड़ा फेंकना, ये सारे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गिलगित बल्तिस्तान के पीपल बहुत ही मेहमान नवाज हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे होता है। आप किसी की भी प्रीमिसेस में जा रहे हैं, एक उनसे आप परमिशन लेके जाएं तो वो आपको बहुत ही वेलकम करते हैं। प्लस उनके कुछ पौधे हैं या फ्रूट्स ट्री हैं, उसको एक प्रॉपर उसका फ्रूट आप उतार के खा सकते हैं, ना कि उसकी वो ब्रांचेस को। मैंने अक्सर देखा है, और ये हमारे ही पाकिस्तानी जो लोकल टूरिस्ट होते हैं यही सारा कुछ कर रहे होते हैं, उनके जो दरख्त या खेतों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वैसे आप जाएं, आप उधर एक परमिशन लेके, मैं जितनी दफ़ा भी गया हूं, एक परमिशन लेके जाएं तो आपको बहुत ही एक वेलकम और उसके क्या कहते हैं को जज्बा से आपको वो मेहमान नवाजी करते हैं, और वो बहुत ही मेहमान नवाज हैं। इंटरनेशनल या फॉरेनर्स कितने आते हैं वहाँ पे? तादाद क्या लोकल पाकिस्तानी लोगों की ज़्यादा है या फॉरेनर्स की ज़्यादा है जो इन इलाकों में एज अ टूरिस्ट आते हैं? अच्छा, कुछ जो हमारी टूरिज़्म जो है साइट्स हैं जो नज़दीक तरीन है इस्लामाबाद या इधर, तो वहाँ पे लोकल्स होते हैं। लेकिन फॉरेनर्स का मैंने हुंजा में, स्कर्दू, फेरी मेडोज़ में मैंने लोकल से ज़्यादा फॉरेनर्स का जो है वो फ्लो ज़्यादा देखा है। और हमारे पास भी लोकल्स फॉरेनर्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं, तो उसमें हर क्वार्टरली या हर 3 मंथ में फॉरेनर्स आ रहे हैं। फॉरेनर्स ज़्यादातर फरवरी और मार्च में आते हैं, चेरी ब्लॉसम सीज़न होता है, या उसमें ख़िज़ां के मौसम में अक्टूबर में आ रहे होते हैं। ये जो 2 एरियाज़ होते हैं, ये फॉरेनर्स का बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है, और वो हमसे ऑलरेडी पहले ही होमवर्क करके आए होते हैं, अपना होमवर्क करके आए होते हैं। उनको पता होता है हमने कहाँ पे जाना है। तो वही चीज़ है कि अगर टूर गाइड उसको प्रॉपर एक लाजमी नहीं कि उसको सिर्फ साइट्स की या जगह की इन्फॉर्मेशन हो, उसको टूर मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए। टूर मैनेजमेंट आप किसे कह रहे हैं? टूर मैनेजमेंट जस्ट लाइक का ट्रांसपोर्टेशन, मास टूरिज़्म, आपको उसकी रोड्स की कंडीशंस का, आप उधर के लोकल्स या आप उसके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ है इनके साथ भी आप एंगेज हों कि अगर ट्रिप प्लान करने से पहले आपकी उसकी रोड का पता होना चाहिए भी, उसमें कोई लैंडस्लाइडिंग या रोड क्लोजर तो नहीं है, बजाय कि आप अपनी लाइफ को भी डेंजरस में लेके जा रहे हो और साथ में आपके 8-9 बंदे हैं, उनको भी आप किसी मुश्किल में ना फंसा रहे हो। इसको हम एक टूर प्लस प्री बुकिंग होटल्स, बाज़ दफ़ा जो लोकल टूरिस्ट वो ये होते हैं कि वहाँ पे जाके देख लेंगे, एक प्री बुकिंग होटल्स के आपसे एक आपको आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे उस दिनों में टूरिस्ट का फ़्लो क्या है, कितनी गाड़ियाँ इंटर होगी, कि आपको लोकल जो होटल वाला बंदा होता है वो बता देता है। बाकी हमारे एज ए टूर गाइड, हमारे उधर के लोकल जो टूर गाइड्स या टूर ऑपरेटर्स, उनके साथ हम ऑलरेडी सिंक्रोनाइज होते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता भी आजकल इधर की सूरत हाल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसकी अपनी जो हमारा टूर स्केड्यूल होता है उसको अमेंड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी बात भी की, आपने जब वहाँ पे जाकर लोगों को देखते हैं, जब आप लेकर जाते हैं, कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो आपको लगता है लोगों के इंटरेस्ट की हैं और बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन इस पोटेंशियल को अगर हुकूमती सतह पे थोड़ा बेहतर कर दिया जाए तो ये यहाँ पर और टूरिज्म भी हो सकती है? अच्छा, उसमें कोल्ड डेजर्ट है, ओनली वन कोल्ड डेजर्ट इन पाकिस्तान, फेरी मेडोज़ है, और अभी एक रिसेंटली नॉर्मल वैली है, उसको नलतर वैली कहा जा सकता है। कोल्ड डेजर्ट में जो मेरी सजेशन है कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा, जिस तरह आप टर्की में देख लें, हॉट बैलून्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। अगर इसको हुकूमती सतह पे थोड़ी सी पजीराई मिल जाए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिज़म आ सकता है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट ओनली वन कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो कि पाकिस्तान में है। एक ही टाइम पे आप स्नो एंड डेजर्ट ये आप कहीं नहीं देख सकते फिर। तो वहाँ पे क्या टूरिस्ट आते हैं ज़्यादा या तादाद कम है, या अट्रैक्शंस की वजह से? नहीं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, आते हैं बहुत ज़्यादा। वही उसको हम उसमें मज़ीद उसको पोटेंशियल कहाँ के, जैसे वहाँ पे आप रिजॉर्ट बना सकते हैं इन द डेजर्ट, जो इग्लो टाइप की चीज़ें होती हैं, इस तरह के आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। कुछ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, गेमिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हॉट बैलून्स हो गए, जो आपकी जीप सफारीज़ हैं, इसको आप मज़ीद बेहतर बना के उसको सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए। अच्छा, सेफ्टी,
अब आपने अभी सेफ्टी का जिक्र किया, इन इलाकों में जब लोग जाते हैं या ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो जाहिर है मकामी अफराद बेहतर तौर पे वहाँ के डायनामिक्स को समझते हैं, लेकिन जब एक टूरिस्ट जाता है तो उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने रोड्स पे कैसे ट्रैवल करना है, 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए आपकी, ऐसी होनी चाहिए, सारे फैक्टर्स क्या उनको बताए जाते हैं या नहीं, बस ऑन द स्पॉट जो सरप्राइज़ है वही सरप्राइज़ है? नहीं, जो उधर के लोकल्स हैं वो तो ट्रेंड है, वो तो ट्रेन ज़ाहिर है, वही मैं अर्ज़ कर रहा था। जो हमारे इधर के लोकल टूरिस्ट हैं इनको थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आपने उसका गाड़ी एक उसकी ज़्यादा ओवर ड्राइव नहीं करनी आपने। आई थिंक सो हमारे लिए मैक्सिमम 6 आवर ट्रैवल इनफ, मैक्सिमम भी हो जाए तो 8 आवर्स ट्रैवल। हम जब भी टूर प्लान करते तो 8 आवर्स ट्रैवल से ज़्यादा हम उसका नहीं करते, वो भी कोई एक आध दिन होता है, नेक्स्ट डे हम उसको फ्री एंड ईजी रख रहे होते हैं। तो जब आप ओवर ड्राइविंग करते हैं, हमारे जो लोकल टूरिस्ट का ज़्यादातर ये होता है कि हम एक ही दिन में ना सारा घूम के उसी दिन में वापस आ जाएँ, या हमारे पास 2 छुट्टियाँ हैं उसी दिनों में वो सारा कवर करके जाए, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जो हमारे इधर के पंजाब के एरिया से जो ड्राइवर्स होते हैं यही कुछ हादसा के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने ओवर ड्राइविंग कर रहे होते हैं और प्लस उसमें कुछ रोड्स का उनको आइडिया नहीं होता। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच नासिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नासिर इकबाल टूर गाइड हमारे साथ मौजूद थे जी। गिलगित बल्तिस्तान को टॉप 25 टूरिस्ट स्पॉट्स के अंदर CNN ने कंसिडर किया है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी जनाब, आपने ये डायलॉग सुने, ये आज हमारे जिन लेजेंड शख्सियत को हम याद कर रहे हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही साहब को, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। 29 ईयर्स हो गए हैं इनको इस जहान फ़ानी से कूच किए हुए, लेकिन इनका जो काम है और इनकी जो अदाकारी है वो आज भी लोग इसको याद रखते हैं, और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आज भी सबसे कामयाब तरीन अदाकार के तौर पे इसमें दर्ज है, और इनके पास बेशुमार एजाज़ात भी हैं। पाकिस्तान का एक लेजेंडरी नाम। इस वक्त हमने आपको इनके डायलॉग्स और इनकी मूवीज़ के हवाले से तो कुछ बताया, लेकिन इस वक्त हमारी जो नुमाइंदा है नताशा रहमान, वो उनके घर पर इनके साहबजादे के साथ मौजूद हैं। हम ज़रा नताशा से ही बात कर लेते हैं। जी नताशा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अर्मिला। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे जो लेजेंड अदाकार थे सुल्तान राही साहब, उनकी 29 डेथ एनिवर्सरी जो है वो आज इंतहाई अकीदत के साथ मनाई जा रही है, और मैं अभी उनके घर में मौजूद हूँ। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में इनका बताती जाऊँ तो इन्होंने तकरीबन 700 से ज़ायद मूवीज़ पे काम किया, और 500 से ज़ायद जो मूवीज़ थी उनमें एज आ हीरो उन्होंने काम किया था, और इनका नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग एक बात मुझे ये लगी कि इनकी 5 मूवीज़ जो कि 1981 में एक ही दिन में रिलीज़ की गई थी। किसी भी हीरो की आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 5 मूवीज़ को एक ही दिन में रिलीज़ कर दिया जाए। चूँकि सुल्तान साहब का बहुत सारा काम हमारे मुल्क के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और अभी चूँकि मैं उनके घर में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि एक इतनी बड़ी सी पिक्चर जो है वो वॉल पे लगाई गई है, और कुछ जो उनको इनामात और प्राइजेस मिले हुए हैं वो यहाँ पर एक स्पेशल उनका रूम बनाया गया है। तो वो साथ साथ हम आपको विज़िट भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ उनके साहबजादे हैदर साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं और पूछते हैं कि एक कमरा उन्हीं के लिए उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे। और अच्छा, एक सवाल ये भी आपको अर्मिला बताते जाएं कि बहुत सारी जगहों पे मैंने जब सर्च की और देखा, पढ़ा भी बल्कि, तो ये मुझे देखने को मिला कि ये कहा जाता था कि सुल्तान साहब इंडिया में पैदा हुए थे। तो ये भी इनसे पूछ लेते हैं कि आया वो इंडिया में ही पैदा हुए थे और उसके बाद माइग्रेट करके वो पाकिस्तान के आए हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आज 29 डेथ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइएगा, और बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बाय। बिल्कुल ऐसे ही है, आज 29 साल हो चुके हैं अबू जी को दुनिया से गए हुए, लेकिन उनके फ़ैन्स आज भी उनसे वैसे ही प्यार माशाल्लाह करते हैं, और अभी आ रहे हैं लोग पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग हर साल आते हैं और हम उसको साथ में उनके इसको बनाते हैं।
ये जो कमरे में आप खड़ी हुई हैं ये अबू जी ने अपने दौर में ही बनवाया था और उनको बहुत पसंद थी मुगलिया आर्ट चीज़ें पसंद थी, इसलिए उसके मुताबिक किले नुमा घर बना हुआ है और इनके अवार्ड्स हैं बेशुमार यहाँ पे जो पड़े हुए हैं। बात ये है कि उनकी जो लेगेसी है माशाल्लाह नो डाउट किसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कैरी दैट लेगेसी ऑन और उसको अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। बाकी आपने जो बहुत अच्छी अपनी बात की कि अक्सर सुनने में आता है जी कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। अबू जी रावलपिंडी से बिलोंग करते थे, वहीं पे पैदा हुए थे, फिर अपने 20s में पाकिस्तान अपना लाहौर आके थे। उसके बाद फिर सबको पता है कि बशीरा के बाद फिर ऑनवर्ड्स माशाल्लाह चल सकते। बिल्कुल जी, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया हुआ है और अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो तकरीबन 150 से ज़ायद उनको रिकॉर्ड्स भी दिए गए हैं और उनकी एक मुझे फेमस जो मूवी का पता है वो ये है कि मौला जट, और उसी की तर्ज पे इंडिया में भी एक मूवी बनाई गई थी दी लेजेंड मौला जट के नाम से भी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सुल्तान साहब का इतना काम है और फिर उसको पूरी दुनिया में देखा भी जाता रहा और अभी तक लोग पसंद भी करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं इस पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है और अबू जी ने माशाल्लाह उसके अंदर मेहनत भी बहुत की, उनका दीन से बहुत लगाव था, दुनिया से के साथ उनका चला। लेकिन ये है कि जो आप मूवीज़ की बात करिए उनके रिकॉर्ड पे जो है वो है मोर देन 900 फिल्म्स हैं, 1000 उनकी अभी उनकी रिकॉर्ड पे हैं टाइटल जी। और ये जो पीछे देख रही हैं 3 मेरी फेवरेट लेडीज़ हैं, उनको हमेशा कहता हूँ। इसमें वैशी जट का अवार्ड है जी, और ये जो सी है बशीरा का अवार्ड है। ये बशीरा वो मूवी है जिसने अबू जी को टर्निंग पॉइंट लाइफ में दिया। तो बाकी यहाँ तक रीमेक की बात आप कर रही हैं, 79 में ये रिलीज़ हुई थी मौला जट। उसके बाद फिर पाकिस्तान में बिलाल अशारी ने बनाई द लेजेंड ऑफ मौला जट और इंडिया में इसकी 3 दफ़ा कॉपी की गई। धर्मेंद्र जी ने खुद भी इस बात को माना है और किया है कॉपी, लेकिन वो बहुत बड़े फ़ैन हैं अबू जी के माशाल्लाह। बहुत से लोग उनको इंटरनेशनली भी अबू जी को प्यार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमसे वैसी बनी नहीं। अच्छा, ये वाली 3 लेडीज़ का तो आपने बता दिया, कुछ और लेडीज़ भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी हमें थोड़ा सा बता दें कि उसका क्या बैकग्राउंड है। ये तकरीबन ये आप समझ लें हमारे जो निगार अवार्ड्स हैं, इसे हॉलीवुड में ऑस्कर्स माना जाता है ना, तो ये पाकिस्तान में उसका निगार अवार्ड्स की ये वैल्यू थी कि यहाँ पे इसको ऐसे माना जाता था। और ये नीचे ये अबू जी की आप समझ लें कि इतने ही अवार्ड्स हम लोगों ने अभी साइड पे रखे हुए हैं बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं रखने के लिए। और ये बहुत सी अवार्ड्स बचपन में मैं जाके उनके लिए लेके आता था मैं जब छोटा था, तो बहुत सी यादें हैं माशाल्लाह से उनकी। लेकिन बस सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों के दिलों में आज ही माशाल्लाह वो ज़िंदा हैं, राज कर रहे हैं। और आई ऑलवेज से दिस अबाउट हिम दैट ही वाज द सुल्तान ऑफ इंडस्ट्री, ही विल बी द सुल्तान ऑफ इंडस्ट्री एंड ही इज़ ऑलवेज गोना बी सुल्तान ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा जो मूवीज़ में काम करना चाहता हो, यहाँ आपने कभी सोचा हो कि आप मूवीज़ में काम करेंगे? मूवीज़ में मैंने बहुत सारा काम किया है और बात यह है कि मेरे जो भाई हैं उन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया इंडस्ट्री को। मेरी पहली मूवी अबू जी के साथ 92 में थी, हम लोगों ने इकट्ठे 5 फिल्मों में काम भी किया। उसका फिर मैं अमेरिका चला गया था, फिर वहाँ पर ज़्यादा बाहर रहा, तो फिर से दोबारा इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अभी काम कर रहा हूँ और मेनली पंजाबी फिल्म्स कर रहा हूँ। क्योंकि अभी पंजाबी मूवीज़ का जो ट्रेंड है वो हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि इसको दोबारा से फिर से उजागर किया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा उस पर काम हो भी रहा है। और मुझे ये है कि पब्लिक का जो रिस्पांस मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अबू जी का थोड़ा सा स्टाइल मैंने अब लिया है अपने में, पहले मैं नहीं करता था इस तरह से, तो लोग बड़ा पसंद करें अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बात वही है कि इतना बड़ा एक नाम जो आपके पीछे जुड़ा हो ना, तो उसको लेके चलने के लिए बहुत आपको जोर लगाना पड़ता है, तो वही मकसद मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप उनकी कॉपी नहीं कर सकते हैं, उनकी एक बड़ी बड़ी मूँछें, क्योंकि वो अपनी मूँछों की वजह से ही पहचाने जाते थे। बात यह है कि उनका जो एग्रेसिव करेक्टर स्क्रीन के ऊपर था उससे बहुत बरक्स घर में थे वो, और बहुत ही माशाल्लाह हम्बल डाउन टू अर्थ। और मेरे ख्याल से जैसे गिनीज बुक उनका नाम एक है ना कि मोस्ट फिल्म्स के लिए, ऐसे तो उनका नाम होना चाहिए कि मोस्ट मस्जिदें भी उन्होंने दुनिया में बनवाई हैं। कितने मस्जिदें बनवाई, कोई आपको याद हो? मोर देन 300। मतलब उन्होंने जितना कमाया मूवी से, फिल्म इंडस्ट्री से, सारा उन्होंने वही खर्च किया। ज़्यादा उन्होंने मतलब है कि लोगों के लिए अल्लाह ताला की राह में उन्होंने खर्च किया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी और माशाल्लाह इतना बड़ा नाम भी उनको दिया। तो ये है कि लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के काम की दुनिया पे आते हैं, उनमें से माशाल्लाह अबू जी भी थे। बाकी ये है कि यस आई एम ट्राइंग टू वर्क इन द, बाकी ये जहाँ तक उनके जो एग्रेसिव की बात करेंगे, वो ऑन स्क्रीन से मैं कहता था कि बहुत एग्रेसिव थे, रियल लाइफ में बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ, बहुत लविंग, फुल ऑफ लाइफ। हाँ, इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी। कोई एक ऐसी बचपन की याद कभी उन्होंने आपको डांटा हो और वो मूवी स्टाइल्स में जैसे वो एग्रेसिव थे वैसे ही डांटा हो? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि कभी भी उन्होंने पहली बात उनके पास टाइम ही नहीं था। 24 घंटे में से 22 घंटे वो काम करते थे, 2 घंटे बस होते थे फिर दोबारा काम पर, और दिन में 8 दोनों शूटिंग उन्होंने करनी। तो हम लोग बहुत छोटे जब अमेरिका चले गए थे, वहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ में मिलने के लिए आते थे हमारे पास। लेकिन ये कि उन्होंने अंत तक मेहनत की। मुझे कहते थे बेटा मैंने स्ट्रगल बहुत की है लाइफ में, राइट उनको स्टार्टम नहीं मिला, लेकिन ये था कि करते करते अल्लाह ताला ने जब उनको बशीरा फिल्म दी, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सुल्तान राही साहब एक एक्टर का नाम नहीं है, एक दौर का नाम है।
तो माशाल्लाह उनके आने के बाद फिर 360 डिग्री लिया पूरी इंडस्ट्री ने और फिर उसके बाद फिर चलते कोई एक डायलॉग हमें उनका आप सुना सकते हैं? उनकी टोन में मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली बात है मुझे को तो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। उनकी फिल्म जो मौला जट का बहुत जो फेमस डायलॉग है मैं वो सुना देता हूँ। जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मार सकता, रब तो बाद उन्हों सिर्फ मैं मार सकना वहाँ। That's great। अच्छा, हमें आपके पीछे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें ये बताइएगा उस पिक्चर में कौन कौन है? ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं बाबर सुल्तान, मुझसे भी बड़े ये हैं तारिक सुल्तान, एंड दैट्स मी। ओके हैदर सुल्तान साहब। सबसे शरारती कौन था घर में? हम दो लोग, ये हमारे शरीफ भाई हैं। अच्छा, बड़े थोड़ा जिम्मेदार भी होते हैं, उनके सर पे जिम्मेदारियां भी होती हैं, फिर उन्होंने सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो छोटे लोग ही घर में शरारती होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन अबू जी ने कभी भी मतलब इतने लविंग पर्सन थे कि कभी उन्होंने हमें, होता है कि पेरेंट बच्चों को मारते हैं या डांटते हैं, कभी भी उन्हें ऐसे नहीं किया। कुछ भी बात होती थी लेकिन मुंह से जो बात निकाली फ़ौरन पूरी करनी। तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और काम के अलावा जब भी उनके पास टाइम था वो द फैमिली था। जब भी कभी ट्रैवल करते थे तो अब्बू जी फैमिली के साथ ही होते थे और उनको खाने पीने का बहुत शौक़ था। और लाइक आई सेड, दीन के हवाले से तो उन्होंने रात को आना है, तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, फजर पढ़ के सोना है, फिर से लौट जाना है। तो ये उनकी रूटीन थी माशाल्लाह से। अच्छा, ये बताइएगा कोई एक ऐसी नसीहत या कोई एक ऐसी बात जो आपको हमेशा उनकी याद आती हो? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा यही कहा, बेटा कि आपने कभी भी फेलियर से नहीं घबराना, फेलियर इज़ अ वे टू सक्सेस। और ज़िंदगी में ट्राई करनी कि जितना अल्लाह ताला आपको अरूज दें उतना आपने आजिज़ी में रहना है। कभी ज़िम्मे तकब्बर लेकर नहीं आना कि आप सुल्तान राही के बेटे बन गए हो। आपने बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है और कोशिश ही करनी है कि अपने से ज़्यादा लोगों का ख्याल करो। सो आई ट्राई टू डू दैट। ओके, ये दीवार पे जो दीवार बनाई गई है एक अच्छे तरीके से और फिर आर्ट वर्क जो किया गया है, मुझे खैर ऐसे लग रहा था कि मैं किसी शायद शीश महल में आ गई हूँ या फिर किसी ऐसी पुरानी बिल्डिंग में आ गई हूँ जहाँ पे जो बादशाह पहले ज़माने के रहते थे, वहाँ हमें ये आर्ट वर्क देखने को मिलता था। तो ये उन्हीं के टाइम पे आपने बनवाया है या फिर उनके बाद, उनकी डेथ के बाद? ये उन्होंने ही बनवाया है, मैं बस इसको बस मेंटेन। हम चलते चलते साथ दिखा भी देते हैं ताकि लोगों को नज़र भी आ जाए। ये जो वॉल है इसको 1 साल लगा था बनने में, बिकॉज सारा हैंड पेंटेड है, इट्स नॉट वॉलपेपर। और सेकेंडली ये कि अबू जी ने सारा अपनी लाइफ में सारा तैयार करवाया था। हम लोग इसको बस मेंटेन करते रहते हैं क्योंकि उनकी यादें हैं इसमें और कोशिश ये करते हैं कि इसको ऐसे फ्रेश रखें। बाकी ये कि जितना भी आप काम देखें, लाइक आई सेड, अबू जी को मुगलिया आर्ट बहुत पसंद थी और मुझे भी हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो हमारा एक सिमिलैरिटी है इस चीज़ में। और ऐसे ही पूरे घर में है। और जो मेरे भाई हैं, जिनकी अब बड़े भाई की बात करता था तारिक की, वो वाहिद है कि उनके घर में सोने की छत बनी हुई है। Seriously? सारा जो गोल्ड वर्क हुआ है उसके अंदर जितना भी वो शीशा लगा है सारा गोल्ड का है। तो ये कि अबू जी ने बच्चों की जो भी दिल में ख्वाहिश थी अबू जी ने पूरी की उनके लिए। लेकिन आपको पूरे घर में कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल गोल्ड है या फिर गोल्डन कलर करवाया हुआ है? नहीं, ओरिजिनल गोल्ड है। लेकिन बस बात ये है कि वो शौक था उनका उन्होंने फरमाइश की थी अपनी शादी पे कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए गिफ्ट में, तो अबू जी ने बनवा दी उनके लिए। लेकिन मुझे को ये पसंद था ये आर्ट उनसे। अच्छा, फैंस पे भी आर्ट वर्क हमें दिखाई दे रहा है और मुख्तलिफ जो एक शीशे का काम जो होता है ना वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये बहुत नफीस काम होता है और इसको करने के लिए आपको वक्त भी दरकार होता है। कुछ और पिक्चर्स भी हमें यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं जो कि उनकी। हाँ जी, जब हज के लिए गए थे इस टाइम में पिक्चर्स देना बहुत मना था वहाँ पे, तो बड़ी अबू जी बताते हैं बड़ी मुश्किल से टाइमिंग से पिक्चर खींची गई थी ताकि कोई मना ना करे। तो ये उस टाइम में 1980s की है पिक्चर। ओके, क्योंकि उस टाइम पे तो कैमरा भी किसी किसी के पास ही होते और खासतौर पे वो मना करते थे वहाँ के वो जो शुरते होते हैं कि आप पिक्चर्स नहीं लेनी है आपने। तो उस टाइम में ये पिक्चर ली गई थी अबू जी की। और माशाल्लाह अबू जी ने मोर देन 7 हज किए हुए थे माशाल्लाह से। और लोग माशाल्लाह तादाद माशाल्लाह अबू जी ने उम्रें भी कराए, सब चीज़ें की। आप यकीन करें, ये आज बरसी के मौके पे बातें याद आती हैं कि जब ये हादसा हुआ था तो जब लोग बाहर मुझे मिले हैं तो मुझे पता था कि अबू जी ने इतना बड़ा मास्टर सर्कल अपना बनाया हुआ था। बच्चों की फ़ीसें आती थी, लोगों के घर चलते थे, बहुत बड़ा निज़ाम था। मुझे भी नहीं मालूम था कितना बड़ा मास्टर उन्होंने, लेकिन क्या था कि अल्लाह ताला की रहमत उनके ऊपर थी, वो करते थे लोगों के लिए माशाल्लाह से। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े एक्टर थे, उससे बड़े इंसान थे माशाल्लाह से। और मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगी कि आपकी फैमिली का नुकसान नहीं था बल्कि ये उन फैमिलीज़ का नुकसान था जिनके सर पे वो हाथ रखते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लोग मुझे गले लग के ऐसे रो के मिल रहे थे जैसे कि उनका कोई बड़ा चला गया। तो आज भी लोग जो आते हैं, आप यकीन करें, इतनी अकीदत से आते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान, पंजाब, हर जगह से लोग आते हैं आज के दिन और बग़ैर कॉल किए। तो फिर उनसे मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं जी हमें आप में अब राय साहब की झलक नज़र आती है। तो मुझे बड़ी ऑनर फील होती है। आई फील रियली ब्लेस्ड एंड ऑनर टू बी हिज सन। ये भी बताइएगा कि एक वो हमें वहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये उनको कब मिले थे? ये मुसव्वर अवार्ड के नाम से था और ये उसकी जो पिक्चर में लगी गिलानी साहब के साथ भी। तो ये उस टाइम में यही अगेन इट वाज वन ऑफ द टॉप अवार्ड्स ऑफ द टाइम।
तो ये सारे वही आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट टाइम पे उनको मिले हुए हैं। एंड लाइक आई सेड, एक निशानी उनकी और भी रखी हुई है, वो नीचे पड़ी हुई है, वो मैं थोड़ी ज़रा वो वायलेंट हो जाएगी लेकिन ये है कि जितनी भी उनकी चीज़ें हैं उनको हमने कोशिश किया कि प्रिजर्व कर लें, और इंशाअल्लाह ताला ट्राई करें कि अनकरीब उनके लिए एक हम लोग छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाएंगे जहाँ पर उनकी चीज़ें डिस्प्ले की जाएंगी, उस पर हम इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे फेवरेट लगती है? आई वुड से ऑल टाइम फेवरेट बशीरा, क्योंकि बशीरा से पहले मेरे लिए वो बस एक वालिद साहब का एक उनका था इमेज, लेकिन उसके बाद फिर उनका मैं फ़ैन हो गया था कि टुडे मैंने कहा मुझे आज मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ, मैंने जो बशीरा देखी है, नो डाउट। और ऑफ कोर्स मौला जट तो ऑल टाइम फेवरेट है ही है सबकी। लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने देखी है बाबुल सदके अगर आप वो देखें तो फिल्म को हमेशा रुलाती है, इतनी सेंटिमेंटल फिल्म थी। अब मुझे कहते थे कि यार मुझसे और काम भी कराओ, आप लोगों ने मुझे एक स्टीरियोटाइप रोल में डाल दिया हुआ है, मुझे और काम भी कभी लिया मैं कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बात है, वो कहते थे पब्लिक डिमांड है, राय साहब आपको लोग ऐसे ही पसंद करते हैं तो वो आपको ऐसे ही दिखाना चाहते हैं, तो बस दैट्स इट। अभी जैसे कि मैं भी ये बात फेस कर रहा हूँ कि मैं और चीज़ें कर सकता हूँ। स्टार्टिंग मैंने बहुत सारी चॉकलेट हीरो फिल्में भी की हैं, डांसिंग नंबर्स भी किए हैं, लेकिन लोग कहते नहीं जी हमने आपको उसी अंग में देखना है। और इसी बात है, जैसे वालिद साहब वैसे चाहते हैं, तो फिर ये है कि एक आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है उस लेवल की चीज़ को लेकर चलने के लिए। आपने उनको जिंदा भी रखना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बात यह है कि अबू जी के नाम को किसी की ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह से वो जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। बात यह है कि मैं एज बीइंग अ सन, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होती है कि मुझे इसको लेगेसी को कैरी ऑन करना है, तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा आपके वालिद साहब ने कभी आपको कहा हो कि आपने मेरी तरह ही काम करना है, कुछ ऐसी कोई डिमांड की हो? नहीं। हमारी पहली मूवी जब इकट्ठी थी उसमें भी अबू जी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो ऑन सेट, नहीं। उन्होंने कहा बेटा आपने जो भी करना है अपने तरीके से करो और अपना 100% दो, क्योंकि आपको ये लाइफ में ये चीज़ फॉलो करनी है कि आपके साथ इतना बड़ा नाम अटैच है, इसके साथ पॉजिटिविटी भी आएगी, नेगेटिविटी भी आएगी, यू हैव टू फेस इट। तो फिर मैं इसको बाउंडिंग नहीं होती थी किसी भी तरह से? नहीं, उस तरह से ऑब्वियसली बात है। और ये चीज़ें थी कि वो चाहती नहीं थी उनका स्टाइल मेरे में कभी नज़र आए, कहते अपने स्टाइल में आ पाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे जो इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं वो मुझे स्टाइल में ले आए। अच्छा, ये बताइएगा आपने कभी सोचा था कि आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, या फिर आपने सोचा कि डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे? एवर सिंस इसी एज में आप समझ लें कि एवर सिंस आई वाज अ किड मुझे क्लियर था कि मैंने शोबिज़ में ही आना है। मुझे लाइट्स, कैमरास, लोगों का वो मिलना, अप्रिशिएशन मुझे अच्छी लगती थी। और अबू जी के साथ शूटिंगों पर भी जाना, बचपन में जाके उनसे मिलना लोगों से, तो मुझे अंजुमन आंटी के साथ जैसे फिल्म में जाके सेट पे जाके मिलना, बैठना, तो मुझे अच्छा लगता था ये सारा। बाकी मेहरबानी में से किसी को भी पसंद नहीं थी ये चीज़। अच्छा, ये बताइएगा कि घर आपने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है ताकि उनकी यादें रहें साथ, तो कभी कोई फ़ैन आया हो जिसने कहा कि हमने उनका कमरा देखना है, तो विजिट करना है, तो आप मना करते हैं या फिर पब्लिकली खुला होता है? नहीं, पब्लिकली तो नहीं होता, लेकिन ये है कि जैसे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या कोई लोग जो मिलना चाहते हैं ऐसे आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बैठक में ले आते हैं, उनको दिखा देते हैं, लेकिन ये है कि हर किसी को लिए अलाउड नहीं है अंदर आना। ठीक है जी, हर किसी को यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। और इसके साथ साथ जो खूबसूरती हमें इस कमरे में दिखाई दे रही है वो तो हमें दिखाई दे रही है, हमारे लोगों को भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो अभी अर्मिला, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब हम कुछ डाइट के और हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, और पहले तो हमारे किचन के अंदर आज शेफ़ मौजूद हैं फातिमा अकरम, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और इसके साथ साथ जी, पाकिस्तान में जहाँ हम ख़वातीन की सेहत के हवाले से बात करते हैं तो एक बड़ा मसला है, वो है कैल्शियम की कमी, और इसके हवाले से डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बार बार बात कर रहे हैं। आपके मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं को भी ये मुतासर करती है जो कैल्शियम की कमी है। हालिया तहकीक के मुताबिक जी 75% से ज़ायद जो ख़वातीन हैं वो कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, जिसके नतीजे में जो आपकी बोन्स की हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, और आपकी रोज़मर्रा लाइफ भी उससे अफेक्ट होती है। आज हम इस प्रोग्राम में नेचुरल सोर्सेज पे भी बात करेंगे, कैल्शियम इनटेक को लेकर कितना ज़रूरी है ख़वातीन की सेहत के लिए। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवाना समरीन, हमारे ग़ज़ायत हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेल। डॉक्टर रिजवाना, आपसे तो हम बात करेंगे, लेकिन किचन में पहले फातिमा से जा लेते हैं। फातिमा, आज आपके किचन में क्या बन रहा है? चिकन टिक्का क्लब सैंडविच। ठीक है, और इसमें आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, थोड़ा सा बताएं। ठीक है, इसके अंदर हम चिकन यूज़ करेंगे, उसके साथ योगर्ट, स्पाइस ऐड करेंगे, पेपरिका पाउडर, टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट,
ठीक है। लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हमारे चिकन के मैरिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम इसके समनिंग के लिए ब्रेड स्लाइस, क्यूकम्बर, टमाटो, लेटस लीफ और हमने जो मैरिनेशन करनी है वो कितनी देर करनी है? जस्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। Yes. तो आप करना शुरू करें, साथ Yes, साथ कैमरा start. दिखाता रहेगा और Done. साथ साथ फिर हम बात भी करते रहेंगे। Okay. अच्छा डॉक्टर रिजवाना, हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे साथ स्टैटिस्टिक्स भी अगर शेयर कर पाएँ कि कितना ख़वातीन में जो इस कैल्शियम की कमी है, क्या क्या मसाइल हो रहे हैं और इनको एड्रेस करना कितना ज़रूरी है? अर्मिला, जैसे आपने अभी शेयर किया कि ऑलमोस्ट 75% women आर सफरिंग फ्रॉम कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो दैट इज़ टोटली ट्रू, दैट इज़ राइट। और कैल्शियम डेफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत ज़्यादा एविडेंट साइंस हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें हम एड्रेस नहीं कर रहे होते, और वो इश्यूज़ हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। मेजर इज़ द बोन इश्यूज़, और नॉर्मली सबको पता है कि कैल्शियम सिर्फ बोन इश्यूज़ के साथ रिलेट कर रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमें बोन इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जो इन बोथ मेन एंड वुमेन जो है वो अकर कर रहे हैं, और इसकी वजह कैल्शियम डेफिशिएंसी है। इनमें से कुछ मैं शेयर करना चाहूँगी। स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट हेल्थ, हमारे हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट बन रही होती है उसके लिए नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है हमारा ब्रेन, और उन नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए कैल्शियम का मेजर रोल है। और बहुत सारे लोगों में ब्रेडिकार्डिया हम कहते हैं, जिसे इरेगुलर हार्ट बीट या लो हार्ट बीट कहते हैं, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। और आपने नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी लो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और रीज़न समझ नहीं आ रही होती कि एकदम बीपी क्यों लो हो रहा है, अभी हमने नाश्ता किया था, अभी हमने खाना खाया था, इसकी वजह कैल्शियम डेफिशिएंसी है। मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम बात करें कैटरैक्ट्स की, कैटरैक्ट्स जिसको हम नॉर्मली सफ़ेद या काला मोतिया कह रहे होते हैं आंखों में, तो हमारे लेंस के अंदर जो सेल्स हैं जिसे हम लेंस फाइबर्स कहते हैं, वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। और कैल्शियम डेफिशिएंसी आई इश्यूज़ करी होती है। और सबसे बड़ी एक कॉमन चीज़ जो अभी सर्दियों में भी बहुत कॉमन है, मसल क्रैम्प्स। हम कहते हैं कि पानी नहीं पी रहे तो नस चढ़ गई टांगों में, गर्दन में, तो शोल्डर्स में, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन इसकी मेजर वजह कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम हमारे मसल्स के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर बहुत हेल्प करता है। ओके, तो डॉक्टर रिजवाना, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मसाइल हैं किस एज में स्टार्ट होते हैं ज़ाहिर है, और ख़वातीन को जो कैल्शियम इंटेक है वो कितना रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, सोर्सेज क्या है, थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमें। जी, स्टार्ट करते हैं कि किस एज से कैल्शियम लेना चाहिए। अब ख़वातीन के अंदर कैल्शियम डाइट के अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे ही हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 15, जो लाइकनेस है टुवर्ड्स डेयरी और ऐसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्मेल कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर वो दूध पसंद नहीं कर रही होती, डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं कर रही होती, तो इस वजह से बहुत अर्ली कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फ्रॉम द चाइल्ड बियरिंग एज, एट वट एवर एज यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, आपको कैल्शियम स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पूरा एक फीटस बन रहा है जिसके अंदर पूरी बोन्स का स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको कैल्शियम आपकी बॉडी से ही जाएगा, तो आपको एक तो तब कैल्शियम स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आप उस फेज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं तो फ्रॉम लेट 30s आपको जाके कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आइडियली तो लेट 20s है, लेकिन कई दफ़ा ख़वातीन नहीं करी होती, तो लेट 30s से आप स्टार्ट कर लें, जिसके लिए डेली आपको 1000 जो mg है, विच मीन्स 1 ग्राम कैल्शियम आपको डेली रिक्वायर्ड है। इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमें लगता है कि सिर्फ डेयरी सोर्सेज हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगी थोड़े से स्टैट्स के डेयरी से हमें कितना कैल्शियम मिल रहा होता है। अगर एक कप दूध आप ले रहे हैं तो उसके अंदर 300 माइक्रोग्राम जो है वो कैल्शियम है। इसी तरह अगर आप दही ले रहे हैं उसके अंदर भी 300 to 450 mg कैल्शियम है। और अगर आप चीज़ ले रहे हैं तो चीज़ का 1 आउंस विच इज़ इक्वल टू 28 ग्राम, उसके अंदर 200 to 300 mg कैल्शियम होता है। अब बात करते हैं नॉन डेयरी सोर्सेज की, क्योंकि ख़वातीन को ज़्यादा डेयरी पसंद नहीं होती। नॉन डेयरी सोर्सेज की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स, स्पिनच के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है। फ्रूट्स की बात करें तो ड्राइड फिग्स जो अंजीर होती है उसके 2 पीसेस के अंदर 90 mg कैल्शियम है। हम ऑरेंजेस की बात करें, सर्दियों का सीज़न है, ऑरेंजेस बहुत कॉमन है, तो एक ऑरेंज के अंदर 60 mg कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो जितनी भी बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, लोबिया है, दालें हैं, उनके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। नट्स एंड सीड्स की बात करें तो बादाम के अंदर है, सफ़ेद तिल के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है। तो आप जो डेयरी सोर्सेज हैं उसके अलावा नॉन डेयरी सोर्सेज से भी कैल्शियम ले सकते हैं। और फ्रॉम लेट 20s 25 ऑनवर्ड्स आपको कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसकी रिकमेंडेशन है
1000 mg पर डे। लेकिन अगर ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं तो उन्हें 1300 mg पर डे कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये कैल्शियम, मैं फातिमा की तरफ जाती हूँ, फिर मैं आपसे एक और सवाल भी करती हूँ। फातिमा, आप क्या कर रही हैं? आप थोड़ा सा चिकन कुक कर रही हूँ। सॉरी, चिकन कुक कर रही हूँ। चिकन कुक कर रही हैं और इसमें आप क्या चीज़ें ऐड कर रही हैं, बताएं हमारे देखने वालों इसमें को। हमने योगर्ट ऐड किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, टिक्का मसाला, ठीक है, और लाइट सा लेमन जूस और फ्लेवर। आपने इसको क्यूब्स में लिया है चिकन को? जी, क्यूब्स। ठीक है, और ये आपके अगर आप चाहें तो आप इसको क्यूब्स में रख लें, वरना श्रेडेड कर लें। श्रेडेड करने ठीक हैं। है। और कितनी क्वांटिटी है ये चिकन की? ये 250 ग्राम। 250 ग्राम है, ठीक है। और आप कितनी देर कुक करेंगी इसे? इसको 8 to 10 मिनट्स। ठीक हो गया। तो अच्छा, मुझे डॉक्टर ज़माना ये बताइएगा, हमने नॉर्मली, मैंने सुना है, अब आप मुझे इसको बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट जब आप ले रहे होते हैं तो आपको उसको विटामिन के साथ लेना होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो। इज़ इट राइट या सिर्फ एक मिथ है? जी, ये बिल्कुल ठीक है। जब हम Okay. कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, आपको पता है जो भी मार्केट में अभी कैल्शियम सप्लीमेंट अवेलेबल हैं और उनकी टीवी एडवर्टीजमेंट्स भी आ रही होती हैं, तो उसमें उन्होंने विटामिन सी और विटामिन डी का जिक्र किया होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी और विटामिन डी की नेचुरली हेल्प चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको हमारी गट में एब्जॉर्ब होने के लिए ये 2 विटामिन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। अब इन दोनों की मैं अलग अलग जो है वो इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। ज़रूर। सबसे पहले विटामिन डी जो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम की, वो इन्हांस कर रहा होता है। इसके साथ साथ अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है कि हमारी बोन भी जो है वो सेल्स की बनी हुई है और उन सेल्स को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहा होता ठीक है। है। उसके साथ साथ विटामिन सी हमारी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। कोलेजन इज सॉफ्टर सेल्स जो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये लेटर ऑन हमारी बोन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी बोन्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक तो है। विटामिन सी इज़ हेल्पफुल फॉर दैट। अच्छा, अब जब हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्स द राइट टाइम, और ये कौन सा, खाने से पहले, ब्रेकफास्ट में या आफ्टर लंच, कौन सा ऐसा टाइम है जब हम ये सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं? कैल्शियम की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, तो ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि इस टाइम आप खा लें? इसके अंदर जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं इनका बेस्ट टाइम टू टेक, एंड स्पेसिफिकली कैल्शियम एज वेल, बेस्ट टाइम है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले रहे हो। विटामिन्स और मिनरल्स मोस्टली जो है वो मील के साथ रिकमेंड किए जाते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा एम्प्टी स्टमक है जिसके अंदर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस या एसिड प्रोडक्शन हुई हुई होती है पूरी रात के अंदर, उसके साथ इंटरैक्ट करके हमारी स्टमक इरिटेशन कॉज कर सकते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेस्ट टाइम इज़ कि आप ब्रेकफास्ट के बिल्कुल बाद या ब्रेकफास्ट के ड्यूरिंग आप अपना जो सप्लीमेंट है ले लें। लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए एक स्पेसिफिकेशन है विच इज़ कि आपने इसको आयरन सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना। जी। इनका जो स्ट्रक्चरल या इनका बॉडी में हमारा वर्क करने का तरीका है वो इस तरह से है कि जब भी आपकी स्टमक के अंदर या आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ सारी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, कैल्शियम और आयरन इकट्ठे होंगे या आप दोनों सप्लीमेंट साथ ले लेंगे तो ना तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ना आयरन एब्जॉर्ब होगा। और सेकेंडली हमारा कैफ़ीन इंटेक, कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कैफ़ीन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो कैल्शियम आप सप्लीमेंट विटामिन मिनरल जितने भी लेंगे, कैल्शियम भी अगर आप लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाएगी। तो आपको चाय, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, तो आप ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद अपना कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें और जो चाय या कॉफ़ी आपने पीनी है उसमें एटलीस्ट 1 घंटे का गैप दें। हाँ, फिर ठीक है। आपने ऐसे डराया है ना चाय कॉफ़ी वाले लोगों को कि अच्छा ये ना हो ना कि हम चाय कॉफ़ी पी रहे तो आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते, बड़ा मुश्किल काम है आपने। लेकिन आपने 1 घंटे का गैप देना है कैफीन के किसी भी फॉर्म में अगर आप इंटेक करें। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ज़ाना ये बताएं कि नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि हम टोटली सप्लीमेंट्स के ऊपर रिलाई कर देते हैं, फिर जो नेचुरल सोर्सेज हैं हम बायोटिन भी ले रहे हैं, हम फलानी चीज़ भी ले रहे हैं, हम विटामिन बी, सी, उसके डी के इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या हम कराते हैं क्योंकि हम नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले रहे होते। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आपने जो इन तमाम तो चीज़ों का या इंटेक करना है वो नेचुरल सोर्सेज से हो?
इसके लिए मैं एक छोटी सी गाइड या कह लें टिप शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप सारे फूड ग्रुप्स ले रहे हैं और आपकी डाइट में कैल्शियम भी प्रेजेंट हो। ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने जो एक गाइड शेयर की हुई है जो कि पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही है, दैट इज़ माई प्लेट मेथड। ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप अगर एक 9 इंचेस की प्लेट ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने उसके 4 पोर्शंस कर लेने हैं। एक पोर्शन के अंदर रखने हैं आपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी और चावल, दूसरे पोर्शन में रखनी है आपने सब्जी, सैलड की फॉर्म में हो सकती है, कुक्ड वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ग्रेवी हो सकती है। तीसरे पोर्शन के अंदर आपने रखना है प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर चीज़ आ जाती है, मीट आ जाता है, और चौथे पोर्शन के अंदर आपने फ्रूट, और उसके साथ में जो 5th पोर्शन है जिसमें ग्लास या बोल बना होता है उसे कहते हैं डेयरी। यानी कि आपने अपने हर मील में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अंदर डेयरी लाजमी इंक्लूड करनी है। डेयरी के अंदर दूध आ जाता है, अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन दूध का बन जाता है। अगर आप लंच और डिनर ले रहे हैं तो उसमें आप दही ले सकते हैं, उसके अंदर आप चीज़ ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में चीज़, लेकिन प्रोसेस चीज़ लेने से जो है वो एहतियात करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम और फैट कंटेंट होता है। लेकिन आप अपने हर मील के साथ इस तरह से हर फूड ग्रुप जब उसमें ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अभी हमने इतनी ज़बरदस्त बातें कर ली हैं कैल्शियम को लेके। ज़ाहिर है ये वो इशू है जिसको हम बार बार एड्रेस करते हैं, और ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फेजेस हैं जिससे ख़वातीन गुजरती हैं, तो उनमें किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी जो है उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अब हम याद करेंगे, इनफैक्ट एक शख्सियत के हवाले से बात करेंगे, बेप्सी सिद्वा, जो कि पाकिस्तानी निज़ाद अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ा थी जिनकी डेथ भी हो गई, लेकिन उनके हवाले से आपको बताते चलें कि वो पाकिस्तानी थी, साथ साथ वो पोलियो विक्टिम भी थी। उनका जो काम है बहुत ज़बरदस्त रहा, और उनके नॉवेल्स, जिनकी हम मशहूर नॉवेल्स की बात करें जिसमें क्रो ईटर्स, कैंडी मैन, ये एक नावल था जो कि बाद में आमिर खान की एक मूवी भी बनी थी 1947 अर्थ आर, और ये इस मूवी इसी नावल के ऊपर बेस्ड थी, और इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के हवाले से, और साथ साथ हमारे किचन के अंदर फातिमा की रेसिपी भी रेडी हो गई है। फातिमा बताएं जी, आपने तो असेंबल भी कर लिया है? ये असेंबलिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। ठीक है, कैसे आपने लेयरिंग की है? और जी सबसे पहले हमने ब्रेड स्लाइस ली है, टमाटो, केचप और मायोनीज स्प्रेड की, देन हमने लेटस लीफ, टमाटो, क्यूकम्बर, नेक्स्ट है हमारी एग की हमने लेयर लगाई है, उसके बाद दोबारा ब्रेड स्लाइस, देन चिकन फिलिंग, और ऊपर चीज़ स्लाइस आएगा, देन स्लाइस हमारा। चीज़ इज़ ऑप्शनल, राइट? ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यस, ओके, चलें आप इसको रेडी कर लें, फिर हम फाइनल इसकी शक्ल भी दिखा देंगे, और मीनवाइल हम डॉक्टर रिजवाना से बात करेंगे। डॉक्टर रिजवाना, जैसे अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त हमें फैक्ट्स भी बताए कि हमें किस तरह से इनटेक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट ख़वातीन यूजुअली उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर आगे उनके बच्चे भी उस तरह से इस डेफिशिएंसी के साथ आते हैं। आप ख़वातीन, आम औरत का कैल्शियम का इंटेक और प्रेग्नेंट ख़वातीन का कितना डिफरेंस होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मल विमेन के अंदर, नॉर्मल हेल्दी विमेन के अंदर जिनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट 1000 जो है वो माइक्रोग्राम है। और अगर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात करें तो उन्हें डेली 1300 mg कैल्शियम रिक्वायर्ड है। ओके। और चूँकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फूड एवर्जन भी आ जाती है, दूध की स्मेल नहीं पसंद, हार्मोनल चेंजेस, सारे इशूज़ जो हमने डिस्कस किए, उसकी वजह से उनकी डाइट के अंदर और ज़्यादा जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनकी जो है वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ठीक है। तो जिसके लिए हमने नॉन डेयरी सोर्सेज की बात की थी कि वो नॉन डेयरी सोर्सेज से ले सकती हैं, लेकिन चूँकि प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर हमारा जो स्टमक है वो पुशअप हो रहा होता है विद द फीटस, और जो स्टमक है उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है खाने के लिए, तो उन्हें ज़रूरी है कि वो हर हाल में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। फ्रॉम द पॉइंट यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी कैल्शियम सप्लीमेंट, आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसके साथ मैं कुछ और इशूज़ भी शेयर करूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता, नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं डोएगर्स हम्प, यानी कि बहुत सारे लोग जिनमें यूँ हम्प क्रिएट हो जाता है हमारी बैक के अंदर, ख़वातीन में भी होता है, मर्दों में भी होता है।
ये बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों को होता है और हम कहते हैं कि शायद उन्हें आदत हो गई है झुक के बैठने की, या शायद वो बहुत लेज़ी हैं, क्लमजी हैं कि सही से बैठ नहीं पा रहे, लेकिन ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है, विच मीन्स हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम अपनी बोन्स पे वेट नहीं डाल पा रहे और हमें नहीं पता, हम अनइंटेंशनली झुक के बैठना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेजर इशू है जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। एक और इशू जो बताना चाहूँगी, हमारी जो स्किन है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से मॉइस्चर होल्ड करना छोड़ देती है। हम जितने मर्जी एक्सपेंसिव जो है वो सीरम यूज़ कर लें, उन पे स्पेंड कर लें, लेकिन हम कहते हैं हमारी स्किन अच्छी नहीं हो रही, हमने तो इतनी ज़्यादा थाउजेंड स्पेंड कर दिए इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिजवाना, बहुत शुक्रिया आपका भी। और फातिमा का सैंडविच रेडी हो गया। फातिमा प्लीज़ आप इसको प्रेजेंट कर दें ताकि हम इसके फाइनल इसकी शक्ल दिखाकर प्रोग्राम ख़त्म करें। और फातिमा ने चिकन टिक्का क्लब सैंडविच रेडी कर लिया, राइट? यही नाम है? यस। ओके, लवली जी, ये हो गया। इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी कर रही हैं फातिमा, और आप इसको देख लें। ठीक है, आप ये ट्रे पकड़ा दें जी फातिमा को ताकि वो ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये हो गया जी क्लब सैंडविच रेडी। थैंक यू वेरी मच फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। फातिमा अकरम हमारे साथ मौजूद थी। और जनाब, हमने आपको कोशिश की कि आज मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करें और आपको सारी चीज़ें दिखाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी आप कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।